लेकिन अफसोस सद अफसोस के रहबरों ने धरती के इस बहादुर सपूत पर जिंदगी तंग कर दी। जब से ही हुकूमत आई है सहाफ़ियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। अपने बच्चों का सोचो, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, जब तक ये मौजूदा हुकूमत है तब तक पाकिस्तान से चले जाओ, वरना ये तुम्हारी जान लेकर रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की शहादत पर। इनकी शहादत हादसा थी या फिर इन्हें टारगेट करके निशाना बनाया गया? कातिल कौन है? कत्ल क्यों किया? ये राज खुलेंगे। सच बोलना आदत थी उसकी, सिपाही था, कलम ताकत थी उसकी। सच की खोज में वो रहता था, जो सच समझता वही कहता था। झूठ से नफ़रत तरबियत थी उसकी, हक़ के लिए जान कुर्बान विरासत थी उसकी। नाज़रीन, जब से अरशद शरीफ की शहादत की खबर सुनी है, यकीन ही नहीं आ रहा कि वो हंसता मुस्कुराता चेहरा अब हम में नहीं रहा। अरशद शरीफ शहीद वारिस था, शहादत के दर्जे पर ही फाइज हुआ। बहादुर इतना था कि सच का अलम छोड़ना गवारा ना किया, मौत को गले लगाना कबूल किया। नाज़रीन, आज के दौर में सहाफ़त आसान नहीं, फिर तहकीकाती सहाफ़त, माफिया की आंख में कांटे की तरह खटकते हैं ऐसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। लेकिन आफरीन है अरशद शरीफ की बहादुरी पर, जुर्रत पर, जिसने इसी पुरखतर रास्ते का इंतखाब किया, क्योंकि इसे फ़िक्र थी तो अपने वतन से वफा निभाने की, जुस्तजू थी सच को सामने लाने की, बरसों से पिसे हम वतनों के शऊर को जगाने की। कहते हैं ये संगीन जुर्म था, इसे इसी जुर्म की सज़ा मिली। अपने शहीद वालिद और शहीद भाई के लाशें वो अपने कंधों पर उठा चुका था। वो जानता था कि रास्ता बहुत ख़तरनाक है, वो घर का वाहिद कफील है, बूढ़ी माँ का सहारा है, लेकिन उसने किसी चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। लेकिन अफसोस सद अफसोस के रहबरों ने धरती के इस बहादुर सपूत पर ज़िंदगी तंग कर दी। जब से ही हुकूमत आई है सहाफ़ियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। अरशद शरीफ को भी पहले मुकदमात में उलझा कर डराने की कोशिश की गई, फिर दबाव इतना बढ़ गया, इतना बढ़ा दिया गया कि दोस्तों के इसरार पर उसे वतन छोड़ना पड़ा। ये बात अब खुली है कि हुकूमत ने इसे वहाँ भी नहीं टिकने दिया। हुकूमती दबाव पर इसे दुबई छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया गया और फिर कीनिया का सानिया हो गया। कीनिया पुलिस जो मर्जी कहे, लेकिन सच ये है कि दुनिया में कीनिया पुलिस की शोहरत किराए के कातिल की है, जो पैसे की खातिर किसी को भी गोली मारते देर नहीं लगाती। अब सवाल यह है कि क्या अरशद शरीफ को घेर कर कीनिया लाया गया, पुलिस ने गलत फहमी में गोलियाँ चलाई, या फिर बाकायदा टारगेट करके निशाना बनाया गया? और क्या पाकिस्तान में भी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनेगा? कातिल बेनकाब होंगे? इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ब्रेकिंग स्टोरी में बात करेंगे कि अब तक तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई हैं। जब से शहादत की खबर आई कीनिया में हुआ है कि क्या इत्तलात हैं। सिद्दीक जान और नूर आरफीन मेरे साथ हैं। सिद्दीक जान इस वक्त अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर मौजूद हैं। सिद्दीक, जब से खबर आई आप वहाँ पर हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, ये बताएं कि क्या रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, अब तक तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आ सकी है, कीनिया के हुकाम क्या कह रहे हैं? उसामा गाजी साहब, तफ्तीश में क्या सामने आ रहा है और किन चीज़ों पर अभी अबहम है, उन पर तो बाद में बात करते हैं, लेकिन जो चीज़ें वाज़ेह हैं पहले उन पर बात कर लेते हैं। पिछले 6 माह में इस मुल्क के अंदर, इस इस्लामी रियासत पाकिस्तान के अंदर, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वो आपने भी देखा, वो मैंने भी देखा और हम लोगों ने बहुत करीब से देखा और पाकिस्तान के बच्चे ने देखा कि इस मुल्क में पिछले 6-7 माह में क्या हुआ। अरशद शरीफ साहब की बात करें, अरशद शरीफ साहब जो है वो प्रोग्राम करते हैं और कोई मंशात फरोश, कोई डाकू, कोई चोर, कोई लुटेरा, कोई इश्तिहारी, कोई मफरूर जो है वो दरख्वास्त देता है पुलिस को, मंशात फरोश दरख्वास्त देता है पुलिस को कि अरशद शरीफ गद्दार है, अरशद शरीफ ने गद्दारी की है, और पुलिस ये नहीं देखती कि बात कहने वाला चोर है, डाकू है, मतलूब है पुलिस को, बल्कि पुलिस उसकी दरख्वास्त पर अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमा दर्ज कर लेती है। कौन अरशद शरीफ? वो अरशद शरीफ जिसके घर से 2 जनाजे उठे थे एक दिन, जब उनके वालिद की डेथ हुई और उनके भाई जो पाक फ़ौज में थे वो आए और रास्ते में उनको शहीद कर दिया गया। तो 2 मैयतें उठी घर से, जिस अरशद शरीफ के ख़ानदान ने खून दिया हुआ था इस मुल्क की अमन के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए। वो अरशद शरीफ
जो अरशद शरीफ वो वाहिद एंकर था, वो वाहिद सहाफ़ी था जिसने सबसे ज़्यादा जाकर और फ्रंट लाइन के ऊपर जाकर और पाकिस्तान की फ़ौज के शहदा के साथ प्रोग्राम किए, गाजियों के साथ प्रोग्राम किए, जाकर दिखाया पूरी दुनिया को कि कैसे हमारे मुल्क की फ़ौज लड़ रही है, कैसे हमारे जवान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, कैसे वो इस माँ धरती की हिफाजत कर रहे हैं। उस अरशद शरीफ पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए, उस अरशद शरीफ पर पाकिस्तान दुश्मनी के इल्ज़ामात लगाए गए, उस अरशद शरीफ पर कई FIRs की गई और उन FIRs में पूरी तरह मौजूदा हुकूमत जो है वो शामिल थी। इस हुकूमत की ईमा के ऊपर, इस हुकूमत के कहने के ऊपर, इस हुकूमत की गुंडागर्दी बदमाशी के ऊपर जो है वो अरशद शरीफ के ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन तंग की गई। और मैं आपको थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि जब अरशद शरीफ साहब पर ऐसा टाइम आ गया कि जहाँ पर मैं उनकी रहायशगाह के बाहर खड़ा हूँ, उनकी रहायशगाह के बाहर भी उनके करीब भी नामालूम अफराद देखे गए, उनके दफ्तर के बाहर भी नामालूम अफराद देखे गए। तो ये वो वक्त था जब अरशद शरीफ साहब को हाथ जोड़ दिए उनके दोस्तों ने, उनके करीबी लोगों ने, उनकी फैमिली ने कि अरशद शरीफ तुम्हारे बच्चे हैं, तुम बहादुर हो, तुम जुर्रत वाले हो, तुम्हारी हुब्बुल वतनी पे किसी को शक नहीं है, तुम्हारी जुर्रत बहादुरी पर किसी को शक नहीं है, तुमने फ्रंट लाइन पे जाके सबसे ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं, लेकिन हमारा सोचो, अपने बच्चों का सोचो, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, जब तक ये मौजूदा हुकूमत है तब तक पाकिस्तान से चले जाओ, वरना ये तुम्हारी जान लेकर रहेंगे। अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान से चले गए, UAE चले गए, लेकिन मैं इस हुकूमत को, मैं इस निज़ाम को कातिल समझता हूँ अरशद शरीफ साहब का। इस हुकूमत ने रब्ता किया UAE से और कहा कि फौरी तौर पर अरशद शरीफ को डिपोर्ट करो, और उसके बाद अरशद शरीफ साहब अगर उन्होंने असाइलम लेना होता वो असाइलम अप्लाई करते, अगर उनका पाकिस्तान से FIRs से डर कर भागने का इरादा होता तो किसी मुल्क का वीज़ा लेते। लेकिन ये इस बात का सबूत है कि वो FIR से नहीं डर रहे थे, वो अपनों के हाथों मजबूर हो गए थे, अपनों की बेबसी देखकर और अपनों की मिन्नत जो समाजत थी उसके ऊपर उसके हाथों बेबस होकर वो UAE जब गए, किसी और मुल्क का वीज़ा नहीं था और UAE से उनको डिपोर्ट किया जा रहा था, तो वहाँ से उनको UAE ने कहा कि आपके पास 48 घंटे का वक्त है, आप यहाँ से चले जाएँ। और फिर वो कीनिया चले गए क्योंकि वहाँ पर वीज़ा नहीं चाहिए था, और फिर जो भी उन्होंने पीछा किया और वहाँ पर उनको शहीद कर दिया गया। अब आ जाएँ इस बात पर कि वहाँ पुलिस क्या कहती है। वहाँ की पुलिस का जो निज़ाम है वो शायद जो मौजूदा हुकूमत है इसके लिए आसान था, क्योंकि ये भी जिस तरह का पुलिस सिस्टम पाकिस्तान में बना रहे हैं, जैसे ये जुल्म जबर तशद्दुद करवाते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसी तरह का वहाँ पे हुआ। वहाँ की पुलिस के बारे में जो आप इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स आपके सामने हैं कि पाकिस्तानी 2 लाख से 6 लाख के दरमियान वो बंदा मार देते हैं। वहाँ पे सब वो तो मशहूर हैं कि वो किस तरह से टारगेट किलिंग करते हैं, वहाँ कैसे जो है वो इंसानी हकूक़ की पामाली होता है, कैसे लोगों को शहीद किया जाता है। तो उस पुलिस के बारे में ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हैं। लेकिन ये जो बार बार एक सवाल होता है और वैलिड सवाल है कि अरशद शरीफ कीनिया क्यों गए। अरशद शरीफ कीनिया इसलिए गए कि अरशद शरीफ के पास किसी और मुल्क का वीज़ा नहीं था और हुकूमत का दबाव था मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर कि आपने किसी तौर पर भी अरशद शरीफ को अपने मुल्क में नहीं आने देना। तो इसलिए अरशद शरीफ के लिए यहाँ पर भी ज़मीन तंग की गई। ये चीज़ तो इस्टेब्लिश है कि यहाँ के निज़ाम ने, यहाँ की हुकूमत ने, यहाँ के इदारों ने, ये पुलिस उसमें ख़ास तौर पे शामिल है, जिस तरह के FIRs की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि एक से ज़्यादा FIR नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस ने पंजाब के कितने शहरों में FIR कर दी। तो इस वक्त लेटेस्ट अपडेट ये है कि अरशद शरीफ साहब की जो डेड बॉडी है वो कल जो है वो वहाँ से रवाना की जाएगी। कोशिश है, जारी है। इस वक्त जहाँ मैं अरशद शरीफ साहब की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ, तो रिहाइशगाह के अंदर जो है वो इमरान रियाज खान साहब और दीगर अरशद शरीफ साहब के दोस्त मौजूद हैं और पूरी कोशिश की जा रही है इमरान रियाज खान साहब, समी इब्राहिम साहब, बोल की मैनेजमेंट की तरफ से कि चाहे उनको एयर एम्बुलेंस में लाएँ, चाहे स्पेशल प्लेन करना पड़े, जो पे करना पड़ा हम करेंगे, लेकिन उनकी जो वालदा की ख्वाहिश है कि उनके बेटे को एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पर लाया जाए, तो उसके लिए बोल इंतज़ामिया समी इब्राहिम साहब, इमरान रियाज खान साहब कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि हुकूमत को भी हमने कहा, क्योंकि मजबूर हैं, हुकूमत यही है, मुसल्लत शुदा टोला है, लेकिन हैं तो यही इदारे तो इनके कंट्रोल में, इसलिए उनसे कह रहे हैं और वाज़े किया उनके ऊपर कि कोई वसाइल आपके नहीं चाहिए, पैसे हम खुद देंगे, लेकिन ज़ाहिर है मजबूरी हमारी कि मुसल्लत टोला है और इन्हीं के ज़रिए ही हमने जो है वो वहाँ के सफारत खाने से रब्ता करने। सही। अच्छा, ये जो बातें की नूर आरफीन सिद्दीक जान ने, आप क्या कहेंगे कि जो यहाँ पर पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, ये तो नहीं हो सकता कि इसको मद्देनज़र बिल्कुल ना रखा जाए और सिर्फ देखा जाए कि वहाँ पर क्या हो गया, कीनिया में क्या हो गया? देखिए, अरशद शरीफ साहब की मौत की खबर मुझे आज सुबह 6:30 बजे के आसपास मिली। कई घंटे लग गए उस एक तासुर से बाहर निकलने में। वो जो एक कत्ल वाला जो बात हो रही थी
जी। कीनिया की पुलिस का बयान सामने आया। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आ रहा था तो कीनिया की पुलिस की तर्जुमान का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो क्लिप दोबारा देख रहा था मैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कीनिया के सदर से बज़ाते ख़ुद रब्ता किया। पाकिस्तान की हुकूमत में वज़ीर आज़म से ऊपर तो अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। सही। हुकूमतों का जबर इस्तबदाद जिसके बारे में अभी सिद्दीक़ जान बता रहे थे, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। मतलब सहाफ़ियों पर ये ज़मीन हर दौर में ऐसे ही तंग होती रही है। अरशद शरीफ भी इसी एक बात का निशाना बने। कहानी में वो जो बात है कि 9 गोलियां क्यों चलाई गई, रोड ब्लॉक था, ये रोड ब्लॉक वाला जो मामला है, इस एक मामले पर आकर के आप और मैं महज चुप साध लेने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि बहरहाल अगर वहाँ की पुलिस के पास कोई आड़ मौजूद है तो मैं या आप जिरा तो नहीं कर सकते, ना मैं अदालत हूँ और ना आप। अब ये हुकूमत पाकिस्तान मुताल्लिक़ा इदारों का काम है कि वो जा कर के जो फैक्ट फाइंडिंग है वो करें। लेकिन इस एक मौत की आड़ में यहाँ एक मीडिया ग्रुप, ख़ास तौर पे मैं एक मीडिया ग्रुप का तज़किरा करूँगा, उससे मुंसलिका 2 सो कॉल्ड सहाफ़ी जिनके नाम बहरहाल बहुत बड़े हैं, लेकिन यहाँ के जाहिलाना किस्म के ट्वीट्स उन्होंने किए। ट्वीट्स मेरे पास यहाँ मोबाइल पे खुले हुए हैं, लेकिन मैंने दानिस्ता उसका लूप नहीं बनवाया कि कहीं उनका ये जाहिलाना ट्वीट मैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए अपने व्यूअर्स के सामने पेश करके उन बदगुमानी में मुब्तला न कर दूँ। लुब्बे लुबाब उसका ये है कि एक मौसूफ़ ने जो पाकिस्तान से भागकर और दयारे गैर में छुपे बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े सहाफ़ियों को के गुरु माई बाप समझे जाते हैं जी, उन्होंने ट्वीट किया कि तमाम टीवी चैनल्स, उनके मालकान, एंकर्स, सहाफ़ियों को हुकूमत और इदारों की तरफ से मुसलसल इंतहाई सख्त हिदायत दी जा रही हैं कि वो अरशद शरीफ की मौत को हादसाती मौत डिक्लेयर करें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक आदमी जो पाकिस्तान छोड़कर फ़रार है, भाग गया, उसको ये बात किसने बताई कि इदारों ने टेलीफ़ोन किए हैं, इदारों ने मैसेजेस किए हैं, इदारों ने फ़ोन्स किए हैं, इदारों ने हिदायत दी हैं? जी। अच्छा, अगर इदारों ने हिदायत दी हैं तो मैं, आप, सिद्दीक़ जान, बोल, हम सब भी उन्हीं मतलब जुरिस्डिक्शन में आते हैं, फॉल करते हैं यकीनन कहीं ना कहीं। हम हुकूमत से ऊपर तो नहीं हैं, हम निज़ाम से ऊपर तो नहीं हैं। इसका मतलब है कि ये मेर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है दीदा व दानिस्ता किसी ख़ास मकसद के उसूल के लिए। दूसरे जो मौसूफ़ हैं उनके नाम में तो नूरानी है, लेकिन बदगुमानी उनका पेशा है। उन्होंने यानी हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ से अपील की है कि पाकिस्तान के मौक़र और सबसे बड़े 2 नामों को बुला करके और उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए और इन्वेस्टिगेशंस का आगाज़ उन 2 शख्सियात से किया जाए ताकि उन मौसूफ़ की जो हसरतें हैं वो पूरी हो सकें। कैन यू बिलीव कि यहाँ इस एक मौत की आड़ में, इस एक नागानी सदमे की आड़ में वो जो अरशद शरीफ साहब और पूरी पाकिस्तानी, नूर आरफीन आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है और इसीलिए ज़रूरी है कि साफ शफाफ इसकी तहकीकात हों। अब सिद्दीक़ जान, पाक तरफ से मुतालबा किया जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म ने बात की है कीनिया के सदर से, यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चला गया है, साफ़ती तंजीमें सब इकट्ठी हैं, हत्ता कि वकला भी इस पर बात कर रहे हैं कि साफ शफाफ तहकीकात हों। उसके लिए क्या हो रहा है? देखें, बिल्कुल मुतालबा तो सामने आ रहा है, लेकिन एक चीज़ देखिए उसामा गाजी साहब कि अरशद शरीफ साहब की शहादत की खबर आने के बाद 9 घंटे 10 घंटे बाद हुकूमत का कोई पहला रद्दअमल आता है। 9-10 घंटे लग गए हुकूमत को, और फिर इस दौरान आप पाकिस्तानी टीवी चैनल्स का पाकिस्तानी मीडिया का शर्मनाक किरदार देख लें कि मुकम्मल ब्लैकआउट, और चैनल्स को कहा गया कि चलाएं कि जी हादसा हुआ है, हादसे में उनकी ये जो है वो डेथ हुई है। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। मुझे बताएं कि अब सवाल क्यों उठते हैं हुकूमत के कंडक्ट के ऊपर? हुकूमत के कंडक्ट के ऊपर सवाल इसलिए उठते हैं कि अरशद शरीफ पाकिस्तान के शहरी थे, पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी थे, पाकिस्तान का बड़ा नाम था। तो होना तो ये चाहिए था कि जब ये खबर आई, रात 2 बजे से पहले ये खबर आ गई और दिन को 12 बजे जो है वो हुकूमत जाकर और रद्दअमल पहला दे रही है, तो होना तो ये चाहिए था कि विद इन मिनट्स हुकूमत का रद्दअमल आ जाता, चंद मिनटों के अंदर हुकूमत का रद्दअमल आ जाता, हुकूमत रिएक्ट करती, हुकूमत कहती कीनिया से कि कैसे सहाफ़ी आपकी पुलिस की फायरिंग से जो कहानी बनाई गई उसको शहीद कर दिया गया, कोई तो हुकूमत का रिएक्शन आता। ये तो हुकूमत
जिस लबो लहजे में इमरान खान के खिलाफ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, इमरान खान पर आके इल्ज़ामात लगाती है, इमरान खान को आके धमकियाँ देती है, कोई उतना तो थोड़ा सा तो कोई रिएक्ट करते हैं, कोई थोड़ी सी तो गरज बरस नजर आती आवाज़ में, थोड़ी सी तो जो है अपनी इनके ट्वीट्स में कोई सख्त बात नजर आती। ये तो बिल्कुल एक होम्योपैथिक रद्द-ए-अमल था। तो फिर इससे तासुर क्या जाएगा? इससे तासुर ये जाएगा कि पता नहीं हुकूमत क्या वो खुश थी इस मामले पर कि अच्छा हुआ है हमारा एक इतना जो हमें एक्सपोज करता था हमारी करप्शन लूट मार को, उस सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया। क्या ये खुश थे? क्या मुतमईन थे इस बात पर? या चोर की दाढ़ी में कोई तिनके वाला मामला था, कोई और ऐसा मामला था कि हुकूमत चाहती थी कि इसके ऊपर ज़्यादा बात ना हो, और जब देखा कि पूरी कौम खड़ी हो गई है, फिर हुकूमत ने आगे होम्योपैथिक सा जो है वो रद्द-ए-अमल देना शुरू किया। तो ये चीज़ें हैं, ये सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में। और मुझे बताएं, इतना बड़ा सहाफ़ी शहीद कर दिया गया और मीडिया का ब्लैक आउट, मीडिया में उस तरह से बात नहीं हुई। अच्छा नूर आरफीन, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त चली गई है कमीशन बनाने की। इमरान खान साहब ने भी कहा है अदालती तहकीकात इसकी होनी चाहिए। हुकूमत को इस पर ताउन करना चाहिए आपके ख्याल में, और हुकूमत को भी बीच में आना चाहिए कि बिल्कुल सही है, हम भी चाहते हैं कि कमीशन बनाया जाए, अदालती तहकीकात यहाँ पाकिस्तान में भी हों, या जो वहाँ से क्लियर से कहा जाए हम बस मान जाएं? नहीं, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं उससे मुझे कोई इख्तिलाफ बिल्कुल नहीं है, बात मुनासिब है। हुकूमत को भी इस हवाले से अपना का रोल प्ले करना चाहिए, यहाँ पे भी आप अदालती कमीशन बनाएं, लेकिन बस ये यहीं तक है। इससे आगे कोई ख्वाब अगर आप अपनी आंखों में सजा रहे हैं तो भाई आपका अपना ज़ाती फ़ेल है, आप करें ये सब काम, सिद्दीक जान करते रहें। अभी थोड़ी देर पहले ये इदारों के बारे में बात कर रहे थे कि इस निज़ाम की हवाले से, मतलब मैं तो इस निज़ाम की बुराइयां दिन रात गिनवाता रहता हूँ, मुझे तो इससे कोई खुशफहमी नहीं है। आप अदालती कमीशन बिठाएं या कोई और कमीशन बिठाएं, कोई ना कोई उसमें से कमीशन ले करके और कुछ ना कुछ कर लेगा। क्या हुआ? हमीदुर रहमान कमीशन भी तो बना, एबटाबाद कमीशन भी तो बना था, और बहुत सारे कमीशन बने थे, एक और कमीशन सही, ठीक है, मतलब जब उसमें कुछ नहीं हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे और भी मामलात मेरे ख्याल पेंडिंग हैं इन्हीं मोअज़्ज़ज़ कोर्ट्स में, बहुत सारे ज़िंदा लोगों के भी, बहुत सारी। आज कराची में एक बहुत छोटा सा इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, छोटा सा वाक़या हुआ है। एक सैलाब ज़दा बच्ची को गाड़ी में उठा करके कुछ बदबख्त ले गए हैं यहाँ मज़ार के पास से, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के पास से, 8 साल बच्ची, यतीम बच्ची, रात भर उसका रेप किया है 4 बदबख्तों ने, 5 बदबख्तों ने। अभी एक न्यूज़ चैनल जी भर करके और उस पर तबर्रा कर रहा है, शाम तक हम सब भूल जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इस बच्ची के लिए भी किसी को आवाज़ तो उठानी चाहिए, इसको भी किसी अदालत से कहीं शेल्टर मिलना चाहिए, कोई इदारा, इसका भी वाली वारिस तो होगा मेरा ख्याल है। आप अरशद शरीफ साहब के लिए ये डिमांड कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा नाजायज़ मुतालबा नहीं है, मैं आपका इसमें हमनवा हूँ, लेकिन मुझे कोई खुशगुमानी नहीं है, मैं आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाता हूँ, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल ये जुडिशल कमीशन, तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए, लेकिन आरिफीन का ख्याल है कि उससे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, लेकिन इसको इस तरह केस को छोड़ा भी नहीं जा सकता, इसकी प्रॉपर तफ्तीश होनी चाहिए। और अगर लोग मुतमईन नहीं होंगे तो ज़ाहिर है सवाल तो फिर होते रहेंगे। यह अब हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि इस तफ्तीश को या तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, और जो भी इसके पीछे लोग हैं, जो भी कातिल हैं, उनको सज़ा दिलवाई जाए। ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आरिफीन में बात होगी। अहलियान कराची आज भी मसाइल से दो चार हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। अब वक्त है आरिफीन नामा का। जी आरिफीन। जी, अब कुछ गैर ज़रूरी गुफ्तगू फरमा लेते हैं। बात करूँगा शहर यतीमा, शहर नापुरसान हाल, साबका शहर उरूसुल बिलाद, जिसे मैं बंगाल 2 कहता हूँ, मेरा शहर कराची। शहर कराची से सिंध हुकूमत का इंतकाम ऐन इस वक्त के जब मैं आपसे गुफ्तगू की लज्जत हासिल करने में मगन हूँ, जारी और सारी है। और ये इंतकाम मुख्तलिफ़ तराकीब से, मुख्तलिफ़ तरीक़े कारों से लिया जा रहा है। शहर में ऐन इस वक्त के जब डेंगी अपने उरूज पर है, शहर में नहीं बल्कि मुल्क में डेंगी अपने उरूज पर है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब को महज बातों के मिज़ाइल चला करके और आवाम की दिलजोई की ज़िम्मेदारी सौंपी है मेरे भुड़ो वाले वज़ीर आला, मेरे फ़ॉरेन रिटर्न, मेरे सकील अंग्रेज़ी में गुफ्तगू फरमाने वाले वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने।
मगर इन मच्छरों कमबख्तों का देखिए कि मुर्तज़ा वहाब की खूबसूरत दिल लुभाने वाली गुफ्तगू के बावजूद, मुराद अली शाह की उलुल अज़्म क़यादत के बावजूद, इनकी जज्बाती पुरफरेब तकारीर के बावजूद, मलीर में हकीम बलोच की जीत के बावजूद, मलीर में हकीम बलोच की जीत पर बगले बजाते पहुँचने वाले बिलावल भुट्टो की शानदार और जानदार तकरीर के बावजूद ये मच्छर हमें बख्शने पर तैयार नहीं है। ये शहर जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद है, ये शहर कि जहाँ डेंगी इस वक्त आपको और मुझे अजियत दे रहा है, शहर के तमाम अस्पताल इस वक्त भरे पड़े हैं। वहाँ एक और मुसीबत आई है, आपके सामने स्क्रीन पर ख़बर मुलाहिज़ा कीजिए। शहर में इस वक्त जाली प्लेटलेट्स, जी हाँ, जाली दवाओं के बाद पेश खिदमत है इस्लामी जमहूरिया की एक शानदार पेशकश, जमहूरी डाकुओं की एक शानदार नज़ीर। जाली प्लेटलेट्स की खरीदो फरोख्त शहर में जारी है। बताया गया है सरकारी अस्पतालों के बाहर ब्लड बैंक माफिया के नुमाइंदे सरगर्म हैं। पुरानी खबर है, मेगा प्लेटलेट्स 31 से 40 हज़ार और मेवल प्लेटलेट्स की एक बोतल 2,500 रुपये में बिकने लगी। ब्लड माफिया का खोज लगाकर मुतल्लिका हुक्काम को निशानदेही भी की गई, ताहम ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के अफसरान ने मीडिया नुमाइंदों से ही उल्टा सबूत तलब कर लिए। बताया गया है कि डेंगू के मज़ीद 136 केस रिपोर्ट होने के बाद अक्टूबर में रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 5,095, गोया तकरीबन 5,500, और रवां साल के मजमूई केसेस की तादाद 13.5 या पौने 14,000 हो गई है। ये महकमा सेहत के अपने आदादो शुमार हैं। माहिरीन का कहना है कि गैर मियारी प्लेटलेट से डेंगू के मरीज़ों की सूरत हाल, उनकी हालत मज़ीद ख़राब हो सकती है। लेकिन एक नुस्खा हमारे मसीहाओं के पास मौजूद है, वो है भुट्टो का नारा, जिए भुट्टो, जिए भुट्टो। चारों सूबों की जंजीर, वज़ीर आज़म बेनज़ीर, या आवेगा भाई आवेगा और जावेगा भाई जावेगा के नारे लगा करके आप चाहें तो शिफा आपको मिल भी सकती है, क्योंकि सिंध हुकूमत के पास इस वक्त टाइम नहीं है। वज़ीर ख़ारजा के तौर पर जो इंटर्नशिप हमारे बिलावल भुट्टो साहब भुगत रहे हैं, सूबे की बल्कि शहर की जो चाबी मुर्तज़ा वहाब के हवाले की गई है, शहर को या जो कह लीजिए कि लीज़ पे मुर्तज़ा वहाब के हवाले किया गया है, और हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं उनके पास अभी और दीगर काम भी मौजूद हैं। जब वक्त आएगा तो इन चीज़ों की तरफ भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर देखा जाएगा। उस वक्त तक आवाम जाली प्लेटलेट से गुजारा करें, क्योंकि शहर में स्प्रे के लिए गाड़ियाँ दस्तयाब हैं और ना ही स्प्रे करवाने वाले लोग आपके पास मौजूद हैं। कोई खैराती इदारा अगर स्प्रे करा देता है तो सिंध हुकूमत उससे कतई लाताल्लुक़ है, आप जाने और वो खैराती इदारा। ये जहन में रखिएगा कि हमें बहरकैफ एक उलुल अज़्म, एक भुट्टो वाला एडमिनिस्ट्रेटर और वज़ीर आला और उसके ऊपर बिलावल नाम का कोई आदमी हमें यकीनन चाहिए, जिसको हम खून दे करके इस जमहूरियत को सींच सकें, जमहूर जाए भाड़ में। एक और गैर अहम खबर अब आपको दिखाता हूं, जिस पर कोई करंट अफेयर एंकर प्रोग्राम का खतरा बिल्कुल मोल नहीं लेगा। जाहिर है सब्जी, दूध, दही ये तो आवाम के उसकी इस्तेमाल की चीज़ है, एंकराने कराम को इससे क्या ताल्लुक। ये खबर बता रही है अल्लामारी के अवाम गिरा फरोशों के हाथों यरगमाल, सब्जियों के नर्ख आसमान से बातें करने लगे। ईरान और अफगानिस्तान समेत दीगर मुल्कों से दरामद के बावजूद टमाटर और प्याज के नरखों में खातिर खा कमी ना आ सकी। पालक 160, भिंडी 350, मटर 400, गोभी 180, टिंडे 200 और शिमला मिर्च 300 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। देखा, अब आई ना आपके लबों पे हंसी। कैसा लगता है करंट अफेयर प्रोग्राम प्राइम टाइम स्लॉट में बैठ करके जब कोई आदमी आलू, टिंडे, तोरी जब ये नाम ले रहा होता है, ऐसा लगता है कोई बहरा आकर के आपको अपना मेन्यू कार्ड पढ़ करके सुना रहा है। मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ वो कह रहा हूं जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है, वही एक आम आदमी को इस मुल्क, इस सूबे, शहर में दस्तयाब नहीं है। लेकिन दावा फिर भी ये है कि भुट्टो ने तुम्हें पासपोर्ट दिया, भुट्टो ने तुम्हें न जाने और क्या कुछ दिया। भाई भुट्टो से कह दो 1 आध किलो सब्जी भी दिला दे यार, अगर इतने ही तवंगर है। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सकेगा। अगली गैर अहम तरीन खबर पर आगे बढ़ जाते हैं। इससे ज़्यादा फारिग खबर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी, लेकिन मैं मजबूर हूँ आपके सामने पेश किए बगैर रहा भी नहीं जाता। शहरी इंतज़ामिया डेयरी माफिया के आगे बेबस, दूध की 200 रुपये लीटर फरोख्त जारी। ये भी बता दूं कि ये 200 रुपये लीटर अभी बात कर रहा हूं तो है, मुमकिन है कि आज या कल में ये कीमत 260 से 280 रुपये तक भी पहुंच जाए। अब खबरदार आपने ये नहीं पूछना कि कितने
वज़रा, कितने MNAs और MPAs के अपने जो हैं वो ये बिजनेसेस हैं कि जिनमें अवाम पर चांदमारी का मौका जमहूरी डाकू ढूंढ करके और कमिश्नर कराची के आगे, सो कॉल्ड शहरी इंतजामिया के आगे हमें डाल रखा गया है। अभी थोड़ी देर पहले एक चैनल पर कमिश्नर का रुख अनवर मुझे नज़र तो आया था, तब मुझे किसी ने बताया कि ये हैं वो हैंडसम कि जिनके ज़िम्मे काम है आवाम को रिलीफ पहुंचाने का, लेकिन हज़रत अपने दफ्तर में बैठे हुए अपने नाम की जो है वो खा रहे हैं, क्योंकि सिंध के बेटे हैं, सपूत हैं और जाहिर है कि वज़ीर आला का एतमाद हासिल है, तब तो इनसे कोई पूछ नहीं सकता। ये खबर जो फजूल सी बता रही है, पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं। यौमिया 40 करोड़ रुपए हड़पने वाले होलसेलर्स और डेयरी फार्मर्स के खिलाफ कार्रवाई के बजाय दुकानदारों पर जुर्माने आयद। डेयरी माफिया के दबाव में आकर दूध की सरकारी कीमतों में इजाफे के लिए आज मुशावरती इजलास तलब कर लिया गया। कमिश्नर कराची अपने दफ्तर में चादर सुलेमानी पहनकर ये सोचे बैठे हैं कि शायद दूध की सरकारी नरखों पर कीमत फरोख्त इस वक्त जारी है। ये भी बताऊं कि ऐन इस वक्त कि जब दूध 200 रुपए मुझे ढूंढने में मुश्किल हो रही है, दूध की कीमत कमिश्नर के नज़दीक 120 रुपए है। अब जब इस तरह के लूले लंगड़े अगर आपके और मेरे सरों पर मुसल्लत कर दिए जाएं तो आपको और मुझे दवाई मिलेगी, सब्जियां मिलेंगी, दूध दही की कीमतें कंट्रोल में आएंगी। दही इस सीजन में 300 रुपए मिल रही है, मिलती है तो ले लो भाई, वरना जमहूरियत जिंदाबाद, जमहूरियत बेहतरीन। आरफीन, आपकी तमाम बातें दुरुस्त हैं और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये वो मौजू हैं जिन पर हमें बात करनी है, ये अवाम की जो मुश्किलात हैं। अब देखिए, जब आप ये बात कर रहे थे उसी दौरान ब्रेकिंग चल रही है बोल्ड न्यूज़ पर भी कि जी 12 रुपये 68 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है के इलेक्ट्रिक की जानिब से, यानी फ्यूल एडजस्टमेंट में। तो महंगाई कहाँ पर है, और आप जिससे भी पूछेंगे वो कहेगा जी बिजली इतनी महंगी हो गई है तो हम की महंगाई क्यों ना करें। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इनसाइड स्टोरी होगी सिद्दीक जान के साथ। अब पता चला। अब पता चला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और इमरान खान साहब की तरफ से दरख्वास्त थी, इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल किया। इसमें इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या हुआ अदालत में, सिद्दीक जान से जानते हैं। सिद्दीक, क्या हुआ आज अदालत में? देखें, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस केस की समाअत, पहले तो जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आया तो उस फैसले के साथ ही ये इसका पोस्टमार्टम हो गया था। आपको पता है कि सब चीज़ें सामने आ गई थी कि कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये फैसला दिया, क्यों ये फैसला दिया, फिर एक मेंबर के हवाले से चीज़ें आती रहीं, उनके साइन नहीं हुए थे और 3 दिन बाद बिल आखिर उनके दस्तखतों के साथ जो है वो फैसला जारी हुआ। इससे पहले जो है वो मीडिया को जारी कर दिया गया, लीक कर दिया गया फैसला, वेबसाइट पर भी बग़ैर दस्तखतों के लगा दिया गया और साथ ही इल्ज़ामात आते रहे, सामने आता है। खुद तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ामात लगाती रही कि जो 2 मेंबरान हैं उन पर दबाव डालकर दस्तखत कराए गए हैं, गो के इन इल्ज़ामात की कोई भी ज़ाहिर है उस तरह से कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी। ना ही उन मेंबरान का बयान सामने आया कि नहीं हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था, हमने बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से ये फैसला दिया है। उसके बाद आज जब इस केस की समाअत थी, अतर मिल्ला साहब ने इस केस की समाअत की, जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से कहा कि आप ये बताएं कि 2 एतराज़ात थे, एक तो बायोमेट्रिक नहीं था इमरान खान साहब का और अटेस्टेड कॉपी नहीं थी फैसले की। उन्होंने कहा कि आपको इतनी अर्जेंसी क्या है, इतनी जल्दी क्या है इस केस को कि हम ये केस चलाएँ। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि हमें जल्दी यह है कि इमरान खान साहब का आगे इलेक्शन है कुरम में और इसलिए हमें जल्दी है। तो जो रिमार्क्स अतर मिल्ला साहब के उन रिमार्क्स ने हुकूमत की तमाम तर खुशियाँ, तमाम तर वो जो इन्होंने रसगुल्ले खाए थे, जो इन्होंने मिठाइयाँ खाई थी, जो इन्होंने जश्न मनाया था, उसको सोग में तब्दील कर दिया है। जब अतर मिल्ला साहब ने यह कहा कि इमरान खान की जो नाअहली हुई वो सिर्फ डी सीट हुए हैं उस नशिस्त से जो मियाँ वाली उन्होंने जीती थी। इमरान साहब आगे कोई भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, यानी 30 अक्टूबर वाला इलेक्शन वो लड़ सकते हैं और साथ ही इमरान खान की जो 6 नशिस्तें जो जीती थी उनसे भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, वो भी इंटैक्ट हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट थी, बड़ी पेशला थी। अदालत को बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और गौहर साहब थे, लीगल जो टीम है तहरीक इंसाफ की, वो अदालत को कायल करते रहे कि अदालत आज इस फैसले को सस्पेंड कर दे। लेकिन उनकी ये इस्तदा इसलिए मुस्तरद हुई कि देखें, एक तो अब तो मामला ही ख़त्म हो गया ना, अब तो ये केस उसामा गाजी साहब तहरीक इंसाफ को चाहिए कि लटकाए रखें, बेशक 6 माह साल ना चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमरान खान साहब जब इलेक्शन लड़ सकते हैं तो वो नाअहली वाला चैप्टर तो क्लोज़ हो गया। वो नाअहली नहीं है, बस आप उसको डी सीट कहिए, जिस सीट पे वो थे उसे डी सीट हो गए। पार्लियामेंट उन्होंने जाना तो था नहीं, और ये कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि अगर वो जाना चाहते हैं तो आप बताएं, अगर वो पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं मियाँ वाली नशिस्त से तो बताएं। उन्होंने कहा ये उनकी इस्तेहकाक है, उनकी मर्ज़ी है, उनका इख्तियार है, वो जाते हैं नहीं जाते। अब अदालत ने यह कहा है कि 3 दिन दिए हैं
जो एतराज़ात इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर बायोमेट्रिक और जो टेस्टेड कॉपी है वो एतराज़ात दूर किए जाएंगे। साथ ही अदालत ने कहा है कि जिस दिन अटेस्टेड कॉपी आए आप दरख्वास्त दायर करेंगे, अगले दिन समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे। और अदालत की जो आज के रिमार्क्स थे उसमें तो आप इस केस का फिलहाल चैप्टर क्लोज समझें, यानी अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार भी रखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर ख़त्म कर कालदम कर दिया चैप्टर बिल्कुल सारा सफ़ा साफ़ हो जाएगा। जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया वो बिल्कुल ऐसा समझे बेकार चला जाएगा इस हुकूमत के लिए। जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने अपने ऊपर इल्ज़ामात लेकर और एक ऐसा मुतनाज़ा फ़ैसला किया तो ज़ाहिर है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब अदालत ने ये रिमार्क्स देने के साथ ही 3 दिन का वक्त दिया है ताकि एतराज़ात दूर किए जाएँ। अगली समाअत पर इसको आगे देखा जाएगा, अब बेंच बनता है। लेकिन आज के जो रिमार्क्स थे उसमें मैंने जैसे आपको बात की बताया कि चैप्टर क्लोज समझें। अब देखते हैं बहरहाल चीज़ें जो है वो किस तरह पीडीएम का एक इजलास हुआ, ये भी आपको बताता चलूं। पीडीएम के इजलास जी आरफीन सिद्दीक जान, पीडीएम के इजलास में भी यही मौलाना फजल रहमान साहब के एतराज़ था कि इस फैसले को कोई फ़ायदा नहीं है, इससे तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। ठीक, अच्छा यही बात पीडीएम में हुई थी कि जी हमें इदारों पर दबाव बढ़ाना होगा। आरफीन के ये बात की मौलाना के जी हमें क्योंकि ये कमज़ोर फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं आया, वही चीज़ हमें नज़र आ रही है। मौलाना से कहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएं, क्या देर लगेगी। शहबाज शरीफ साहब एक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, इसमें कितना टाइम लगता है। फिर मौलाना सदर पाकिस्तान ना सही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर जो फैसला चाहें उनको वो दे सकते हैं, चाहे वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो या उसामा गाजी, सिद्दीक जान और नूरुल आरफीन के ख़िलाफ़। बिस्मिल्लाह, कौन रोक सकता है आपका हाथ भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये इस मुल्क का कानून है। तो ये एक और ऐसा हरबा कह लें या फैसला कह लें जो बना तो, लेकिन वो इमरान खान साहब को और मकबूल कर जाएगा कि फिर ये सारा कुछ क्या था, इतनी बहस जो की और जनाब नाअहल हो गए हैं और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के ख़िलाफ़ चलाई जाए, तो ये सब का फिर हासिल तो कुछ ना हुआ एक दफ़ा फिर पीडीएम को। अच्छा, पाकिस्तान में वैसे आपस की बात है, मैं जिस दिन से ये प्रोग्राम आपके साथ करने में लगा हूँ उस वक्त से मैं आपको बदगुमान करने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहा हूँ कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उससे किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपकी टांग खींचनी है, आपने उनका जो है बाँह पकड़ के मरोड़नी है, ये सब एक दूसरे के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरों को इंगेज रखा जाए। और इसी तरह से दिन गुजर रहे हैं, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, और पाकिस्तान में जमहूरियत के साए में हमारी उम्र यूं ही तमाम हो रही है। तो इमरान खान साहब जनाब ना सिर्फ ये कि 30 अक्टूबर को जो इलेक्शन हो रहा है उसमें हिस्सा ले सकते हैं, बल्कि आगे भी अगर इलेक्शन होते हैं उनमें भी हिस्सा ले सकते हैं, और जिन हलकों से वो जीते हैं वहाँ पर भी उनको डी सीट नहीं किया जा सकता। और इलेक्शन कमीशन भी अभी सोच विचार कर रहा है, तो वो करे तो करे क्या। तफसीली फ़ैसला भी आया है और उस पर भी अब बहुत सी कंट्रोवर्सीज जनरेट हो गई हैं। तो फिर ये किस लिए भेजा गया इलेक्शन कमीशन को, ये सारा कुछ जनाब स्पीकर साहब की जिस तरह से फैसला आया तो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को तो मजबूत कर गया कि इलेक्शन कमिश्नर मिले हुए हैं जनाब इस हुकूमत के साथ। तो ये फिर एक दफ़ा लगता है कि एक फुल टॉस करवा दी गई जिस तरह आरफीन कहते होते हैं, और इमरान खान साहब के पास अब मौका है कि इसको फिर छक्के में बदल दें। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।